हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका। हमारी जो क्लासेस चल रही है एएसओ की, उसी में एक और टॉपिक हम करने वाले हैं आज। कर्टोसिस प्रोबेबिलिटी हमारी चल रही थी, लेकिन मैं कर्टोसिस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, पथोशीर्षता, क्योंकि उसमें हमें कोफिशिएंट निकालने होते हैं। प्रोबेबिलिटी में जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सारे कोफिशिएंट निकालेंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले इस टॉपिक को करते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करते करते मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये कर्टोसिस निकालने के लिए, ठीक है, पथोशीर्षता जिसको बोलते हैं, कुकुमदा जिसको बोलते हैं, उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं चलता हूं आपके पास μ1 μ2 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सर ये μ1 μ2 μ3 μ4 क्या है? इनको हम बोलते हैं मोमेंट्स, ठीक है, मोमेंट्स बोलते हैं। इन मोमेंट्स की बात करेंगे और इसी से हम कुछ कोफिशिएंट बनाएंगे और उन कोफिशिएंट को यूज करेंगे। देखिए μ1 क्या होता है? μ1 होता है जो आपका मोमेंट फर्स्ट है। फर्स्ट मोमेंट क्या होगा? सिग्मा डी, ठीक है, अपॉन एन। सिग्मा डी क्या है? डेविएशन है, विचरण है। किससे? ये विचरण है मीन से। जब मीन से विचरण होता है तो इसको μ1 से लिखते हैं, यानी मीन जो है मध्य है, मध्य से जो विचरण होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही μ2 होगा तो सर ये कितना होगा? ये आपका मोमेंट जो होगा ये सेकंड ऑर्डर वाला, ये होगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। यानी एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, देखिए डेविएशन है किससे? मीन से, और उसका स्क्वायर क्या हुआ? एन से डिवाइड किया होता है। इसका मतलब ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर भी है। वेरिएंस जो है, वेरिएंस जो है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा सर, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है μ1 की, अगर हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है? अगर मोमेंट हमने लिया है किसके रिस्पेक्ट में? जीरो के, सॉरी, मध्य के रूप में लिया है, मध्य से लिया हुआ है, तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन, मीन से डेविएशन हमेशा 0 होता है और ये मिनिमम होता है सिग्मा डी स्क्वायर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्यों होता है सिग्मा डी स्क्वायर? क्योंकि डेविएशन का स्क्वायर मीन से जब लेते हैं तो वो सबसे मिनिमम आता है। μ3 क्या है? देखिए डेविएशन का क्यूब कर दो अपॉन में n कर दो, ये हमारा हो गया n म्यू क्यूब। तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा सर? क्या म्यू क्यूब सिग्मा डी क्यूब अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसको भी हम करते हैं। देखिए सिग्मा डी क्यूब अपॉन n, ये तीसरे ऑर्डर का है, μ3 उससे करेंगे। μ4 क्या होगा? सिग्मा डी पावर 4 अपॉन n, ठीक है। तो n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये हमारे क्या है? मध्य से लिए हुए मोमेंट्स हैं, ठीक है, जिसको परिघात बोलते हैं। अब देखिए ये मोमेंट क्या बताते हैं? जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसको कि ये जो μ1 μ2 μ3 μ4 है, ये एक्चुअल में क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो कर्व है हमारा वो कितना नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि ये मेरा मान लो ये है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको बी सेट बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है? मध्य, मीन और बिल्कुल सिमेट्रिक है। अब इसकी सिमेट्री है तो ये μ1 μ2 μ3 क्या बताते हैं? टेंडेंसी बताते हैं कि नीचे की तरफ कितना है या इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगा, उससे रिलेटेड होता है। तो उसी को हम कुर्टोसिस बोलते हैं, उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि इनको यूज करके, इन मोमेंट्स को यूज करके हम कुछ कोफिशिएंट्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट्स को हम बोलते हैं अल्फा कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्यों करते हैं? तो कि इजी हो जाए समझना। अल्फा कोफिशिएंट, फिर आता है आपके पास बीटा कोफिशिएंट, नाम दे रखे हैं बस और कुछ नहीं है। जैसे μ1 μ2 दे रखा है, इनको μ1 दे रखा है, μ2 μ3 μ4, ठीक है। ऐसे ही इनको अल्फा, बीटा और तीसरा होता है गामा, ठीक है, गामा कोफिशिएंट, ठीक है, गामा गुणांक। अल्फा क्या होंगे? देखिए हमें अल्फा कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना होता है? इससे रिलेट करना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं? μ1 अपॉन सिग्मा लिख देता हूं। ये अल्फा 1 से जाना जाता है, यानी जो हमारा μ1 है उसको सिग्मा से डिवाइड कर रखा है। सिग्मा मतलब क्या होगा? आपका अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अल्फा 2 दूसरा कोफिशिएंट ये हो जाएगा μ2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। देखिए 2 है तो स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो करेंगे वो क्या होगा? अल्फा 3 होगा μ3 अपॉन सिग्मा क्यूब। अब सर इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है, देखो μ2 और सिग्मा स्क्वायर एक जैसे ही है, दोनों की वैल्यू एक ही है। तो अगर मैं ये कह दूं कि सिग्मा स्क्वायर μ2 की जगह यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर रख दूं तो ये वैसे तो 1 ही आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 ही आ जाता है, ठीक है, ये हमेशा 1 ही होता है।
इसके बाद अल्फा 3, सर इसको अल्फा स्क्वायर इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू रख दें तो ये क्या बनेगा, देखिए μ3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपोन में क्या आएगा, अपोन में हमारे पास आ रहा है आपका सिग्मा स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा की वैल्यू क्या है, √μ2, तो ये μ2 की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा 4 की। तो अल्फा 4 क्या होगा, μ3 अपॉन ये μ4 यानी फोर्थ परिघात मोमेंट अपॉन में क्या जो अल्फा पावर 4, ये सॉरी डेल्टा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4 होगी, सिग्मा जिसको बोलते हैं। अब सर इसकी जगह भी लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा μ4 अपॉन ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू μ2 है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा √μ2 यानी μ2 पे पावर हाफ, तो यहाँ पे देखिए 3/2 अपने आप आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा μ2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको हमने क्या किया, अगर हमें माध्य के रिस्पेक्ट में परिघात पता है μ1 μ2 μ3 μ4, तो हम अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये हमेशा जीरो होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि μ1 की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, तो ये पहला कोफिशिएंट जीरो होगा, दूसरा कोफिशिएंट 1 होगा, तीसरा कोफिशिएंट। अब सर इनको लिखने की जरूरत क्यों है, फिर ये तो पता ही हमें जीरो होता है, और ये पूछ भी लेते हैं कि अल्फा गुणांक होता है ना किसी उसके लिए ग्रुप के लिए, अल्फा गुणांक क्या हो किसी ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो अल्फा 1 जीरो होता है, अल्फा 2 हमेशा 1 होता है, अल्फा 3 का मान ये होगा, अल्फा 4 का मान ये होगा। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इससे हम बीटा कोफिशिएंट रिलेट करते हैं, किससे, इसको डायरेक्ट ना करके इससे रिलेट करते हैं। तो देखिए बीटा 1 क्या होगा, और बीटा 1 में भी अंडर रूट लेगा, ये अल्फा 3 के बराबर होता है, जो अल्फा थर्ड कोफिशिएंट है ये बीटा 1 का अंडर रूट होता है। तो इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं μ3 अपॉन μ2 पावर 3/2, ठीक है। क्यों आई, मैंने बताया आपको, हाफ पावर थी उस पर पावर 3 लगा दी, तो ये आ गया, सिंपल सा है। हमने क्या किया, अल्फा से बीटा गए, तो ये दूसरे कोफिशिएंट हो गए, और तीसरे कोफिशिएंट्स की बात करूंगा मैं बाद में। अच्छा बीटा 1 क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि ये तो अंडर रूट बीटा 1 है, तो बीटा 1 हमारा हो जाएगा μ3 स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में μ2 की पावर 3, ये हमारा बीटा 2 1 हो गया। एक होता है बीटा 2, बीटा 2 क्या है, इसका मान हम मानते हैं अल्फा 4 के बराबर, यानी फोर्थ वाले को बीटा 2 बना। अब इससे सिमेट्री बन गई, 1 2 तो छोड़ दिया, 3 से स्टार्ट कर दिया, वो अंडर रूट बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया अल्फा 4, और इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर या अल्फा की पावर 4, ठीक है जी। ये सिर्फ उसको समझने के लिए। अब ये बीटा 1 बीटा 2 हमने निकाल लिया, सर इसका भी कोई आगे यूज है, बिल्कुल यूज है। पहला यूज तो यही है, देखिए अंडर रूट ऑफ बीटा 1 जो हम निकालते हैं, इससे हम स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, सम्मितता निकाल सकते हैं। सर स्क्यूनेस का तो और भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, डिस्कस करेंगे। अब बात करता हूं मैं गामा, तीसरे कोफिशिएंट और डिफाइन किए, और वो तीसरे कोफिशिएंट क्या है जो हमें कोर्टोसिस के बारे में बताएंगे, या ये वाला भी बताता है हमें कोर्टोसिस के बारे में, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो अब देखिए, उसकी बात करने से पहले फिर मैं चलता हूं अल्फा 1 पे। अल्फा 1 क्या है, अंडर रूट ऑफ बीटा 1, इसका अंडर रूट जो है वो, और वो कितना है सर, इसका अंडर रूट तो यही होगा अल्फा μ3 अपॉन μ2 पावर 3/2, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अगर गामा 1 का स्क्वायर कर दे तो वो स्क्वायर आ जाएगा, और गामा 2 होता है बीटा 2 -3 कर दें, इसमें से 3 घटा दें, ये 3 ही घटाते हैं, और इसमें ये बन जाता है गामा 2। तो ये हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए कि कौन कौन से, गामा 1 गामा 2 बीटा 1 बीटा 2, और ये कोफिशिएंट हो गए। तो एक क्वेश्चंस तो यहां से आपको पूछते हैं कि मीन के सापेक्ष अगर परिघात की वैल्यूज दे रखी हो, तो हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अंडर रूट बीटा 1 या बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2 सब निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने अभी तक डिस्कस किया कि जितने भी अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 थे, गुणांक थे, उनका अब यूज कैसे करें। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस विषमता जिसको बोलते हैं, कितनी विषमता है सर, ये क्या है, मैंने वीडियो बना भी रखा विषमता पे, फिर भी बता देता हूँ कि जब अल्फा बीटा और गामा का यूज करके, यानी परिघात यूज करके, मोमेंट यूज करके इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो समझते हैं स्क्यूनेस क्या होती है।
ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है जिसमें स्क्यूनेस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, बीच में से लाइन बनाए तो सिमेट्रिक होगा, इतना ही इधर बिखराव और इधर बिखराव गुणांकों का समान है। दूसरा हम कह लेते हैं कि ये होता है पॉजिटिव स्क्यू, पॉजिटिव वैल्यू है इसकी। और तीसरा होता है ये हो गया नेगेटिव स्क्यू, ठीक है, नेगेटिव स्क्यू। एक तो हमने इसको पढ़ा था विषमता को कैसे, मीन मीडियन और मोड की हेल्प से, कि यहाँ पे मीन मोड और मीडियन तीनों इक्वल होते हैं कब, जब ये सिमेट्रिक है, यानी एक्स बार मीडियन और जेड मीन मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं, चलिए, जब पॉजिटिव स्क्यू होता है तो हमारा मोड तो यही होता है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जेड, मीडियन यहाँ आ जाती है, ठीक है, मीडियन यहाँ आ जाती है, और एक्स बार जिधर ये लंबा खिंच जाता है ना उसी साइड एक्स बार यानी मीन आता है। जब हमने ये पढ़ा था, ठीक है, कि एस क्यू क्या होती है, एस क्यू को निकालने का एक मेथड ये था कि एक्स बार माइनस जेड निकाल लो, अगर ये प्लस का है तो पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू, और गुणांक निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो ये अपॉन में क्या जाता था, सिग्मा आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया स्क्यूनेस। अगर मान लो नेगेटिव है तो अब देखिए नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, फिर से देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जेड है, आप समझते हो, ठीक है, मीडियन कहाँ होगी, बिल्कुल बीच में होगी, जितना डाटा फैला हुआ है ये मीडियन होगी, और मीन जिधर ये लंबा खिंचा हुआ ना उधर हो जाता है। अब मैं एस के निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, और जब ये कोफिशिएंट निकालूंगा तो देखिए एक्स बार यहाँ पे क्या है, कम है जेड से, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव स्क्यू, यानी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव स्क्यू रहता है। अच्छा सर, और एक मेथड था इसका, बिल्कुल एक मेथड और था स्क्यूनेस का, चलिए वो भी रिवाइज कर लेते हैं। और वो मेथड था क्या, कि Q1, Q3 और Q2 क्वार्टाइल यानी सेकंड ऑर्डर का बोलते हैं उसको, क्वार्टाइल्स निकाले और उनका डिफरेंस लिया मैंने, Q3 माइनस Q2 इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस Q2 माइनस Q1, ठीक है, इनका डिफरेंस लिया, तो ये स्क्यूनेस को बताते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा Q3 माइनस Q प्लस Q1 माइनस 2Q2, जिसको हम माइनस Q2 को मीडियन भी बोल सकते हैं, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू प्लस की आ रही है, जीरो आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा। इसमें Q3 और Q इसके डिफरेंस, क्योंकि ये पोजीशन के लिए है, तो पोजीशन से देखेंगे, देखिए ये इधर आएगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये डिफरेंस अगर नेगेटिव आता है, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, तो क्या करते थे इस केस में, Q3 प्लस Q1 माइनस 2n अपॉन में ये दोनों, इनका मीन जो था ना, ये जोड़ के घटा दूंगा, जोड़ देंगे, Q1 माइनस Q3 माइनस Q2, ये वाला माइनस Q2 माइनस Q1, और ये कुल मिला के जो वैल्यू आती थी वो बन जाएगी Q3 प्लस Q1 माइनस 2n अपॉन Q3 Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस करना था, सॉरी, दोनों को ऐड करना है, तो ये प्लस जीरो हो जाएगा, Q2 कैंसिल करके माइनस Q1, ये दोनों आ जाएगा। तो ये मिलना है हमें स्क्यूनेस कोफिशिएंट। ये फर्स्ट ऑर्डर का बोलते हैं क्योंकि इसमें मीन मोड मीडियन यूज हो रहे हैं, इसमें क्वार्टाइल्स यूज होती हैं जो सेकंड ऑर्डर के क्या है, मध्य हैं, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर का बोलते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा, देखिए रिवाइज करते रहिए। अगर आपसे पूछ लिया कि पॉजिटिव स्क्यूड है तो इसको ग्रेटर देन जीरो रख देना, नेगेटिव स्क्यूड है तो इसको लेस देन जीरो रख देना, और है ही नहीं स्क्यूनेस, ठीक है, विषमता है ही नहीं तो जीरो रख देंगे। तो उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी जो एग्जाम हुआ था संगणक का उसमें पूछा था कि क्यू इसका मान, इसकी जगह एम की जगह Q2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, नेगेटिव स्क्यूड है तो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी। ये हमने समझा। तो क्या सर हमने अभी अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 निकाले, उससे भी इसका पता चल सकता है कि किधर ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है। यानी जो ऑब्जर्वेशंस है वो सेंटर में ज्यादा हैं कि इस किनारे पे ज्यादा है, या कौन से लेफ्ट किनारे पे ज्यादा है कि राइट वाले किनारे पे ज्यादा है, क्या इसका पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। और उसको हमने डिफाइन किया था, देखिए थोड़ी देर पहले, एक कोफिशिएंट बीटा 1 अंडर रूट ऑफ बीटा 1 यानी अल्फा 3।
अल्फा 3 क्या होगा, याद करने में आवाज आएगा। देखिए बीटा 1 यानी अल्फा 3, तीसरे से स्टार्ट करते हैं, पहला दूसरा तो मतलब ही नहीं, क्या होगा μ3 अपॉन μ2, या ऐसे लिख दो अल्फा सिग्मा 3, तो ये कुल मिला के बन जाएगा μ3 अपॉन इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें आपको पता चल जाएगा μ2 पावर 3/2, क्यों, क्योंकि सिग्मा क्या होता है अंडर रूट ऑफ μ2 होता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड गुणांक क्या होता है, बीटा जो होता है वो बराबर होते हैं, दोनों के 1 होता है। तो ये आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्यूनेस नाप सकते हैं। तो ये किसका माप हुआ, स्क्यूनेस का माप हुआ। कैसे नापेंगे, अगर आपसे रिलेशन पूछ ले, आपसे कह दे कि μ3 का मान है वो 8 है और μ2 का मान, ठीक है, यानी माध्य के सापेक्ष परिघात जो है, मोमेंट्स जो है वो क्या 8, और इसकी वैल्यू मान लो आपको दे रखा हो कि 27 है, ठीक है, तो या 9 कर लीजिए, 9 कर लीजिए। तो अब आप ये बताइए कि स्क्यूनेस कैसी होगी, प्लस की होगी कि माइनस की। तो ये देखो दोनों प्लस है, अगर माइनस आएगा तो माइनस अपने आप आएगा, वो आपको नहीं सोचना है। तो बीटा 1 की उसका मान निकालेंगे हम। μ3 कितना है, μ3 सर 8 लिखा आपने, ये कितना है 9 की पावर 3/2 हो गया, यानी 8/27 आ गए, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें क्या बताता है, देखिए एक बीटा 1 का जो यूज हुआ, जो गुणांकों का यूज हुआ, एक तो ये होगा स्क्यूनेस कितनी मात्रा की है, ठीक है, कितनी मात्रा में स्क्यूनेस है, यानी ये जो स्क्यूनेस है ये बताएगी कि किस तरफ डाटा कितनी मात्रा में ज्यादा है, ओके। अब उसके बाद कुर्टोसिस जो आता है, ठीक है, जिसको पृथुशीर्षता बोलते हैं, कुकुंदा बोलते हैं, ये क्या बताता है, देखिए एक तो हमने स्टडी अभी किया स्क्यूनेस का, विषमता का, कि वो जो कर्व है वो बिल्कुल सही है, नॉर्मल बिल्कुल सिमेट्रिक है, या दाईं तरफ झुका हुआ है या बाईं तरफ झुका हुआ है, उसकी स्टडी की। तो उसके लिए देखिए ये दूसरे मेथड है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये कार्ल पियर्सन ने दिया था, ठीक है, ये आपका एसके वाला, और ये वाला जो दिया था बाउले ने दिया था, इसको फर्स्ट ऑर्डर का बोलते हैं, इसको सेकंड का। और ये जो है ये किस पे, विषमता का माप किस पे बेस्ड, m3 m1 सॉरी μ1 μ2 μ3, यानी किस पे, मोमेंट्स पे आधारित है। अब सर पृथुशीर्षता क्या नापती है फिर, तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो उसमें तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पृथुशीर्षता क्यों यूज करते हैं हम, क्या जरूरत पड़ रही है हमें, कि स्क्यूनेस तो सर हमने क्या निकाला कि दाईं तरफ झुका हुआ है या बाईं तरफ झुका हुआ है कर्व, ठीक है, उसका पता चल गया हमें। लेकिन इसका क्या मतलब है कि सर इससे क्या नापेंगे, फिर इससे भी नापते हैं। देखिए मैं कर्व बनाता हूं, आप समझ लीजिए, ये मेरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, एक तो ये बना, ठीक है, दूसरा मान लो ये बेस हो गया, दूसरा कर्व बना ऐसे, ठीक है जी, और एक कर्व बना दिया मैंने बिल्कुल फ्लैट ऐसे। तो ये कभी मिलते नहीं, इसके जो ये एक्स एक्सिस होती है इसकी अनंत स्पर्शियां होती हैं, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, हम बात करेंगे जब आगे उसमें प्रोबेबिलिटी के बाद। अब देखिए इन तीनों कर्व में देखिए सबसे पहले मैंने इसकी बात करता हूं, तो इसका मेजरमेंट मैंने एक ही जगह बना दिया, इसका मेजरमेंट कौन करता है, कर्टोसिस की जरूरत पड़ती है। तो क्या बताता है कर्टोसिस की, जो पृथुशीर्षता क्या बताएगी, पृथुशीर्षता ये बताती है कि आपका जो कर्व है ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है, जो है या जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बीच में ज्यादा सघन है, ठीक है, अगर मान लो बीच में सघन है तो ये आएगा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है तो ये आ जाएगा, और बिल्कुल क्या है, बिखराव कहाँ है, बिखराव कहाँ है, साइड में ज्यादा है, इधर ज्यादा है और इधर ज्यादा है, तो ये क्या होगी, बीच में यहाँ पे सघनता है, यानी ज्यादा ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम वैल्यू पे है, या तो सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला हमें कि जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो काफी सघन है, यानी बीच बिल्कुल मीन के आसपास ही है। तो एक चीज तो हमने पढ़ी स्क्यूनेस की, इधर झुका हुआ है कर्व या इधर, ये पढ़ा कि कितना ऊंचा है उसकी पीक, ठीक है, ये चोटी कितनी ऊंची है ये। अब इसको बोलते हैं, देखिए अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है तो इसको बोलते हैं मेसो कोर्टिक, ठीक है, ओके। और अगर ये बहुत ज्यादा है
ठीक है, एक बहुत कम है तो इसको बोल देंगे हम प्लेटी कोर्टिक, ओके, यानी कम शीर्षता, शीर्षता मतलब शीर्ष का मतलब चोटी से होगा, कम शीर्षता होगी, ये नॉर्मल होगी, मेजो का मतलब नॉर्मल होगी। तो अगर ये चोटी बहुत ऊंची है तो इसको क्या बोलेंगे, लेप्टोकोर्टिक। ये तीन नाम है। अच्छा, लेप्टो मेजो का मतलब सामान्य, सामान्य कुकुमता, ठीक है, यानी नॉर्मल है। ये क्या है, प्लेटू कम कुकुमता, यानी चोटी कम है, और ये क्या है, घनी कह सकते हो, ज्यादा कुकुमता या प्रथु शीर्षता भी बोल सकते हैं। तो ये तीन चीज हो गए सर, ये चीज हो गई। इसका मेजरमेंट क्यों करते हैं समझ आ गया होगा। ये क्या बताता है आपको, कर्टोसिस एक चीज तो ये बताएगा आपको कि ये क्या है, ऊपर की तरफ यानी सघनता किसकी, ऑब्जर्वेशंस की, कि ऑब्जर्वेशंस बीच में ज्यादा हैं कि उनके एक्सट्रीम वैल्यू पे ज्यादा हैं। अगर ये ज्यादा यहीं ज्यादा होंगे तो ये चोटी और ऊंची हो जाएगी, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, लेप्टोकोर्टिक और कोर्टिक। और अगर बीच में है तो मेसोकोर्टिक में नॉर्मल है, ना ज्यादा ऊपर है ना कम है, यानी बिल्कुल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ऐसा हो जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, और बीच में वैल्यू कम है, तो वो क्या हो जाएगा, कम वाले केस हो जाएगा। और कम में क्या बोलते हैं, प्लेटिकोर्टिक बोलते हैं। इसका स्पेशली इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे लिखते हैं कि लेप्टोकोर्टिक क्या होती है, मेसोकोर्टिक वाला केस क्या है। सर ये तो ठीक है, समझ आ गया, ये ऑब्जर्वेशन में हमें कोर्टोसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे स्क्यूनेस की पड़ती है वैसे ही पड़ती है। तो सर इसको मेजर कैसे करें, हम सघनता नापते हैं, किसकी सघनता, ऑब्जर्वेशंस की, कि मीन के पास ज्यादा है या खिल्ले में, या मीडियन के पास है, या बीच में ज्यादा है, या एक्सट्रीम वैल्यू पे यानी बिल्कुल वहां पे है। लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए हमने एक गुणांक लिखा था गामा 2, क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3, ठीक है, यानी बीटा 2 था, बीटा 2 क्या था सर, बीटा 2 तो यही था कि μ2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, नहीं अल्फा 3 वाला, अल्फा 3 4 को क्या बोला था, अल्फा 4 को बोला था हमने बीटा 2, और ये क्या है μ4, ठीक है, अपॉन सिग्मा 4, -3 करना है, ये -3 कर दिया मैंने, ये -3 यहां भी कर दिया, और सिग्मा 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर -3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं μ4 -3 μ2 स्क्वायर अपॉन में μ2 का स्क्वायर। तो ये जो गामा 2 गुणांक है, इस गुणांक से हमें क्या पड़ती, इसकी मात्रा का पता चलता है। तो कौन से गुणांक से पता चलता है, गामा 2 से। सर कितना है वो, अभी देख लीजिए। अगर मान लो 3 केस हैं, गामा 2 ज्यादा है 0 से, यानी प्लस की वैल्यू है, एक गामा 2 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है गामा 2, ठीक है, यानी, और एक गामा 1 क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, यानी क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है, कौन सा गुणांक, गामा 2, बीटा 2 -3 बोल दो, चाहे निकालने के लिए ये निकाल लो, ठीक है, प्रैक्टिस की बात है, थोड़ी सी कर लोगे, थोड़ा समझ लोगे तो हो ही जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका लेप्टोकोर्टिक, यानी ऊंचे शीर्ष वाला, ठीक है, इसमें मेजो कोर्टिक, मेजो मींस नॉर्मल हो गया, सामान्य कुकुमदा। और अगर गामा 1 का मान नेगेटिव है, कम है, 0 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लेटिकोर्टिक, ठीक है। इससे क्या समझ आया, देखिए मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मोमेंट्स जो है वो क्या बताते हैं, मोमेंट्स इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, μ1 μ2 μ3 के जो मान है वो इसको नीचे, यानी इस कर्व को नीचे लाने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्स बोलते हैं। अब मोमेंट्स यहां देखिए, अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू को -3 करने से ऐसे तो आएगी नहीं, वो तो पॉजिटिव रहेगी, स्क्वायर है, एंड μ4 में पावर 4 आती है, -3 करने से अगर ये क्या होती है, कम वैल्यू आती है, μ4 अपॉन μ2, अगर ये क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी ये इसका मान 3 से कम है, किसका, बीटा 2 का, वो भी एक केस बन सकता है, करेंगे अभी।
तो वो क्या होगी प्लेटिकोटिक, यानी वो नीचे की तरफ खींच लिया उसने ज्यादा, इसका रेशियो अगर ऐसा है, ठीक है। अगर वो प्लस का है तो इसका मतलब वो उससे खींचा नहीं है, इसका मतलब μ4 की वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, एक तो ये बन सकता है कि आपको ये दे दिया कि लेप्टोकर्टिक है, तो इसका मतलब β2 - 3 का मान 0 से बड़ा होगा, या मैं ये कह देता हूं β2 की मान 3 से बड़ा होगा, ये भी हो गया। जरूरी थोड़ी हम γ2 से ही फाइंड करें, β2 से भी फाइंड कर सकते हैं। और ये β2 क्या है, β2 - 3 करने से तो सिर्फ गामा बन जाता है, तो इसका मान 0 से बड़ा, यानी ये इससे भी प्रभावित हो गया। तो β2 का मान क्या होगा, अगर आपके पास लेप्टोकर्टिक है β2 का मान 3 से बड़ा होगा, γ2 का मान क्या होगा, γ2 का मान 0 से बड़ा होगा, यानी प्लस का होगा। दोनों को रिलेट कर लेना। अगर β2 - 3 = 0, यानी ये वैल्यू क्या है β2 - 3 γ2, अगर ये 0 है तो इसका मतलब β2 का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, ये क्या होगी मेसोकोर्टिक, ठीक है, सामान्य कुकुमदा। और फिर β2 - 3 अगर लेस देन 0 है, यानी क्या कह दूं कि β2 का मान 3 से कम है, तो इसमें क्या होगी प्लेटिकोर्टिक कर्व बनेगा। तो कर्व के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है, कोर्टोसिस जानना, क्योंकि यहां पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस निकालने, एक्सेप्टेड वैल्यूज निकालेंगे हाइपोथेसिस में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व करेंगे, ठीक है, आपका सामान्य कर्व जो होता है वो करेंगे, उसके साथ साथ पॉइजन का होगा, इनवर्स, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम होगी, इनवर्स नेगेटिव वन, तो ये सब करना है। इसलिए मैंने आपको कर्टोसिस बताया। अब कर्टोसिस में और क्या पूछ सकता है आपसे, उसके बारे में सोचिए। एक तो ये पूछ सकता है क्यों क्यों करते हैं, सघनता की जांच करते हैं। अच्छा, एक आपसे पूछ सकता है कि भाई प्लस का माइनस का और 0 होने से γ2 क्या इफेक्ट होगा, या β2 के साथ, या इसका मान निकालना दे दे, भैया आपको कहते कि μ4 का मान दे दिया और सिग्मा दे दिया, या μ4 दे दिया μ2 दे दिया, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल, वैल्यू तो रखनी है, लिख दो, सिंपल सी चीज है। अब एक चीज और पूछ सकता है, क्या γ2 स्केल से प्रभावित होता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले ओरिजिन से प्रभावित होता है। देखिए ये डिपेंड करते हैं, ये सारे गुणांक जितने भी मैंने गुणांक लिखे वो डिपेंड करते हैं μ1 μ2 μ3 और μ4, वहीं से स्टार्ट किया था, यानी अल्फा गुणांक बनाए हमने, फिर बीटा गुणांक बनाए और फिर गामा बनाए। तो जब इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इनकी भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए μ4 निकाला, अपॉन में सिग्मा 4 है, तो प्रॉपर्टी तो वो होंगी, लेकिन जब हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, तो किसी नंबर से हम ऊपर भी गुणा करते नीचे भी करते तो कट जाएगा। इसका मतलब स्केल से प्रभावित नहीं होंगे, चाहे वो क्या हो, बीटा गुणांक हो, चाहे अल्फा गुणांक हो, या γ2 गुणांक हो। एक चीज ये ध्यान, स्केल से प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ये क्या है, मध्य से लिए हुए विचलनों का वो है, मान है, उसी की पावर 2 है, 3 है, 1 है, जो भी है। लेकिन इसमें माध्य को चेंज कर दिया तो μ1 μ2 μ3 μ4 सब चेंज होती है, ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये तो नहीं बदलता सिग्मा तो, लेकिन ये बदल जाएगा, ठीक है। माध्य जैसे ही चेंज किया तो मान बदल जाएगा। माध्य से देखिए, माध्य से हम अगर डेविएशन लेते हैं तो वो 0 होता है, लेकिन माध्य के अलावा किसी भी नंबर से किसी से भी लेते हैं तो वो 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो गुणांक है, कौन से, अल्फा 1 बीटा गामा गुणांक, ये स्केल से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन ओरिजिन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। और कर्टोसिस क्या बताता है ये हमने डिस्कस किया। मैंने आपको स्क्यूनेस भी बताई, किस पे बेस्ड, अल्फा बीटा और गामा गुणांक से, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही है, इसमें कोई स्पेशल नहीं करे, सिर्फ ये मेजरमेंट करता है, ठीक है। एक गुणांक है, गुणांकों से मेजरमेंट किया कि वो कैसा होगा, लेप्टोकर्टिक होगा, मेसोकर्टिक होगा या प्लेटिकर्टिक होगा, इसी की बात हमने की आज, ठीक है। अब इन गुणांकों को निकालना होगा, तब हम आगे यूज कर लेंगे इनका, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एएसओ का सिलेबस, क्योंकि हमें पता है एग्जाम जुलाई में होने वाला, तो काफी टाइम है आपके पास, लेकिन टाइम इतना भी नहीं है कि आप तैयारी ना करो, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा ही होने वाला है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।